Hello students, good afternoon. Today we will discuss about the discovery of proton. Yesterday we had discussed about discovery of electrons. That was the study of cathode rays. Now we will discuss about the discovery of प्रोटॉन. प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई थी? स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं पता था प्रोटॉन के बारे में, तो इसको बोला जाता है कि स्टडी ऑफ एनोड रेज. जो एनोड किरणों का जो अध्ययन हमने किया उसके बाद ही हमें पता लगा कि प्रोटॉन क्या होते हैं. देख लीजिएगा एक बार, इसमें हमारे पास एक डायग्राम है. ये देखें, इस डायग्राम में क्या मेरे पास है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है बच्चों. डिस्चार्ज ट्यूब कौन सी है? ये रही. ये पूरी की पूरी क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब होती है भाई. ठीक है. इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं. ये है अब की बारी ये जो परफोरेटेड कैथोड है बच्चों. परफोरेटेड का मतलब होता है, परफोरेटेड मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर क्या हो, क्या होता है परफोरेटेड. जैसे ये मेरे पास है, परफोरेटेड का मतलब जिसमें छेद होते हैं, ये जिसे ये परफोरेटेड है. ठीक है. तो परफोरेटेड कैथोड हमने लिया है यहाँ पे, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको. और इसके अंदर एनोड हमारा है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली. सेम है बिल्कुल पिछले की तरह. वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ नो प्रॉब्लम. वैक्यूम पंप है ताकि वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, सारी इसकी एयर को सक किया जा सके, बाहर निकाला जा सके. अब की बार इसमें ज़्यादा एक डिफरेंस है बच्चों, यहाँ एयर जो है वो लो प्रेशर पे है. पिछले वाले में बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बैटरी भी लगी हुई. उसी तरह से एक हाई वोल्टेज का जनरेटर है नीचे, उससे जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा. यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है ZNS की. ये स्क्रीन है हमारी ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है. स्क्रीन कहाँ पे लगी हुई है? कैथोड के पीछे. कैथोड के पीछे लगी हुई है स्क्रीन. ये एनोड है बच्चों. अब की बारी क्या होगा, यहाँ पे गैस ज़्यादा मिलेगी आपको. क्यों ज़्यादा गैस मिलेगी इसके अंदर? क्योंकि लो प्रेशर है. और हाई प्रेशर पे तो क्या था, हाई प्रेशर पे गैस कम हो जाती थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ लो प्रेशर है तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है. तो चलिए करते हैं अब इस टॉपिक को हम, क्या है इसके अंदर डिटेल में. गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन का ही नाम आता है बच्चों. वैसे सर्च मारोगे तो जनरली जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रदरफोर्ड का नाम मिलेगा आपको. ठीक है. लेकिन जनरली गोल्डस्टीन का ही योगदान रहता है इसके अंदर, तो दोनों ही मिलते हैं जनरली. इसका कुछ ज़्यादा वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप ज़्यादा दोनों का नाम जो ऑप्शन में वो लगा सकते हैं. 1886 के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कैथोड परफोरेटेड था. बताया ना मैंने आपको, कैथोड कैसा था? परफोरेटेड. एक गैस भरी हुई थी लो प्रेशर पे इनसाइड द ट्यूब. ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जब ज़्यादा वोल्टेज का करंट पास किया गया तो ये देखा गया कि कुछ रेज जो थी वो कहाँ से, एनोड की तरफ से आती हुई प्रतीत हो रही थी. विच पासिस थ्रू द होल्स, जो कि कैथोड में जो होल थे ना, छोटे छोटे कैथोड हमारे पास था जो जो उसके अंदर होल थे. ये मान लो ये कैथोड है मेरे पास, इसमें होल हैं कुछ. तो एनोड रेज, एनोड से निकल रही थी कुछ रेज जो कैथोड के अंदर से ऐसे जाती हुई नजर आ रही थी. और कहाँ पे नजर आई थी? वो भी स्क्रीन पे उनके स्पॉट नज़र आए थे हमें, धब्बे कुछ इस टाइप में, चमकीले चमकीले से. ठीक है. तो देखो क्या था प्रोसीजर इसके अंदर आगे. पास थ्रू द होल्स कैथोड एंड प्रोड्यूस रेड ग्लो. रेड ग्लो लिख लो या ग्रीन ग्लो लिख लो, इसमें दोनों तरह के प्रोड्यूस होते हैं. ऑन द स्क्रीन ऑफ ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर. दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज एंड कैनाल रेज. कैनाल रेज क्यों बोलते हैं बच्चों इनको, ये भी सुन लो आप एक बार. ये कैनाल रेज क्यों होती हैं? क्योंकि कैथोड के अंदर होल हैं. जैसे नदी देखी होगी आपने, नहर देखी होगी. कैनल क्या होती है? नहर. नहर के अंदर क्या होता है? भी पुल होता है, एक ऐसा पुल होता है. उस पुल में क्या है, कुछ इस तरह के छेद होते हैं, जैसे परफोरेटेड ब्रिज बोलो आप उसको. जैसे पानी आता है तो उसकी एक स्ट्रीम बनती है इस टाइप में, आपने देखी होगी. पानी की एक स्ट्रीम बनती है, इसलिए उसको कैनल बोलते हैं हम. तो कैनल इसलिए इसको बोलते हैं, इसको कैनल रेज, क्योंकि कैनल की तरह में जाती प्रतीत होती है, एक झरने की तरह. बिल्कुल समझ गए ना आप, इस वजह से. अंडरस्टैंड. अब देख लीजिएगा आगे. अब इनके अंदर क्या है, बिकॉज दे वर फाउंड टू बी कैरी पॉजिटिव चार्ज. चार्ज का तो हमें पता नहीं अभी कैसे प्रोड्यूस हुए, इनके ऊपर बताएंगे आगे. देखो हाउ आर पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस, कैसे पॉजिटिव रेज ये प्रोड्यूस हुई थी. यानी सीधा सा बात क्या है, इनका ओरिजिन क्या था, कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी एक्चुअली ये. क्या ये एनोड से ही प्रोड्यूस हुई थी या फिर कहीं और से प्रोड्यूस हुई थी? नहीं, एक्चुअल में ये गैसियस आयन से प्रोड्यूस हुई थी बच्चों. क्या बताया मैंने? एक्चुअल में जो गैसियस आयन थे ना, वहाँ से प्रोड्यूस हुई थी मेरी एनोड रेज. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब
जब डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg प्रेशर किया गया, गैस के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गई एटम के अंदर। जैसे ये मेरा क्या था, ये तो मेरा क्या था कैथोड, ये मेरा क्या था एनोड। अभी इसके बीच में गैस भरी हुई है बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मान लो है ये। तो इसके अंदर क्या है, जब गैस को मैंने बहुत हाई करंट पे अप्लाई किया तो यहाँ पे गैस से एटम बन गई। एटम बनने के बाद गैस से इलेक्ट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो गई, और इलेक्ट्रॉन बनने के बाद ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इसकी तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन के यहाँ फ्लो करना स्टार्ट हो गए टुवार्ड द एनोड। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज था भाई, इसके ऊपर कैसा चार्ज था नेगेटिव। तो इसमें कुछ प्रोटॉन्स, जब भी गैस टूटेंगी तो बच्चों आपको पता है कोई मेटल अगर टूटती है तो मेटल के प्लस यानी पॉजिटिव आयन भी तो बनते हैं, तो पॉजिटिव आयन भी बने और नेगेटिव आयन भी बने। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो एनोड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर गए, और पॉजिटिव जो आयन थे मेरे वो कैथोड की तरफ स्टार्ट करना शुरू कर गए। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट था ये एक्चुअली क्या है, दोनों के बीच में से प्रोड्यूस हो रहा था। ये कैथोड है नेगेटिव, ये एनोड है पॉजिटिव, तो इनके बीच से ही प्रोड्यूस हुआ था ना ये पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ से ही रेज हमारी चली थी, और इनके अंदर क्या एक तरह से स्ट्रीम की तरह फ्लो करती नजर आ रही थी हमें, इसलिए इनको कैनल रेज बोला जाता है। ठीक है, चलिए। वहन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द गैसियस एटम, जब गैसियस एटम से बहुत तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स टकराए तो डिस्चार्ज ट्यूब दे गेट आयोनाइज, तो इस तरह से वो आयनों में टूट गए। बस इस तरह से मेरी डिस्कवरी हो गई किसकी, प्रोटॉन की। अब मैं कुछ नहीं कह सकता था यहाँ पे कि प्रोटॉन है ये या नहीं है, बस अभी तक मेरे को ये पता लगा है कि ये एनोड रेज है, क्योंकि एनोड से जनरेट हुई है। एक्चुअली में ये गैसियस एटम से जनरेट हुई थी अगर रियल में देखे तो प्रोटॉन का कैसे पता लगा, ये प्रोटॉन थे, बाद में डिस्कस हम करते हैं इसके अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बच्चों मोस्टली सेम होती हैं दोनों की, जो डिफरेंट होंगी वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉपर्टी, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, पिछली भी चार्ज पार्टिकल की बनी हुई थी। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, वो कैसी थी नेगेटिवली चार्ज थी। जे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता था। दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ वहाँ पे नहीं थी। ये क्या है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, जबकि उनमें सेम था सब कुछ। इनमें जो भी गैस आप बीच में भरोगे ना डिस्चार्ज ट्यूब के, उसी बेस पे उनकी वैल्यू आएगी, उसी बेस पे वो पता लगेगा हमें किस प्रकार के पार्टिकल्स बनेंगे। एक ये डिफरेंट पॉइंट है भाई, चार्ज बाई मास रेशियो। जब इनका चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया तो सभी केसों में सेम नहीं था, वो भी डिपेंड करता था नेचर ऑफ गैस पे। अलग अलग गैस के नेचर के आधार पर अलग अलग वैल्यू आई थी उसकी। ठीक है, जैसे मैं ऑक्सीजन भरता तो अलग वैल्यू थी, प्रोटॉन के बराबर थोड़ी थी वो वैल्यू। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी पिछलों की तरह, बल्कि इनकी जो स्पीड थी वो कैथोड रे स्पीड से क्या बहुत कम थी भाई, मतलब बहुत कम स्पीड थी उनकी, ज़्यादा थी। ये डिफरेंस है दोनों में। एनोड रेज वैन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या है ट्रैवल कर गई, इसका मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से पता लग गया हमें पॉजिटिव चार्ज का। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी चेक चार्ज बाय मास रेशियो, जब हमने इनमें अलग अलग गैसें भर दी ना बीच में दोनों के डिस्चार्ज ट्यूब के, तो एवरी टाइम मास बाय चार्ज रेशियो डिफरेंट था इनका। ठीक है, एवरी टाइम क्या है, चार्ज बाई मास रेशियो डिफरेंट था। वी कैन से दैट इफ वी टेक डिफरेंट गैस, डिफरेंट चार्ज बाई मास रेशियो डिफरेंट आएगा प्रत्येक के लिए। यस, वहन चार्ज बाई मास रेशियो इज मैक्सिमम। अब हमने चेक किया कि प्रोटॉन के बारे में हम चेक करते हैं, जब चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम आया, और मैक्सिमम किस केस में आएगा, जहाँ नीचे वैल्यू कम होगी, और वैल्यू कम थी हाइड्रोजन की। सबसे हल्की गैस जब भरी गई बच्चों, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर, तो पता लगा कि चार्ज बाई मास रेशियो मैक्सिमम है, और तब पता लगा हमें कि इसके अंदर प्रोटॉन ही हैं, पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। वही हमें पता लगा वहाँ पे कि फंडामेंटल पार्टिकल। अब जो चार्ज बाई मास रेशियो निकाला हाइड्रोजन के लिए, वो प्रत्येक केस में क्या था, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, पोटेंशियल चेंज किया, अलग अलग वैल्यू चेंज की, चार्ज चेंज किया हमने, तो मतलब सारी वैल्यूज़ पे क्या है सेम वैल्यू आ रही थी इसकी। इसका मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल था, समझे ना, क्या था कि फंडामेंटल पार्टिकल था। और हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज हमारी प्रोटॉन से बनी हुई थी, और केस में नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज हमारी प्रोटॉन से बनी हुई थी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या होता है डिफाइन भी करना पड़ेगा, मैं इसको डिफाइन कर दो भाई। प्रोटॉन इज मे बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड आल्सो हैज ए मास नियरली इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। बता चुका हूँ मैं पहले इसको, इसलिए स्पीड में करवा दिया आपको ये। ठीक है, ये मैंने दिखा रखा आपको कि ये
एनोड था, ये कैथोड था, और ये कोई एटम था। एटम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, और इसके अंदर जो जनरली पॉजिटिव पार्ट इधर आ रहा था और नेगेटिव पार्ट इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन ये आप याद कर लें। जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की वो आप क्या करेंगे, याद करेंगे। पूछी जा सकती है एग्जाम में भी। मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इतना है, और 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का जो मास है वो इतना है, और चार्ज 1 मोल का इतना है। ठीक है, याद करो इसको। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इतनी है, वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन इतनी है भाई, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं। देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। जो चार्ज नहीं होते हुए भी कोई इसकी डिस्कवरी करेगा तो बहुत बड़ी बात होगी बच्चों। अब क्या किया गया, जो कैथोड रेज था हमारा, कैथोड इसमें गोल्डस्टीन ने क्या देखा एनोड रेज की डिस्कवरी में, कि जनरली उन्होंने क्या किया, एटम को एक तरह से मेजर किया, उसका वेट किया एटम का, और वो एटम का वेट था ना, अभी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद अभी भी वेट में कुछ कमी लग रही थी। उन्होंने देखा कि हाँ है कोई और पार्टिकल भी इसके अंदर जिसकी वजह से ये वेट इसका कम हो रहा है इसका। तो वो उन्होंने देखा कि कितना वेट कम हो रहा है, उसके आधार पर ही चैडविक आए, और चैडविक ने बताया क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1932 में सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड ए न्यू फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। कैसे प्राप्त किया उन्होंने ये पार्टिकल, बाय बोम्बार्डमेंट। बोम्बार्डमेंट क्या होती है बच्चों, बौछार। एकदम से हम दे मारें किसी चीज़ के ऊपर, उसको बौछार बोलते हैं। ठीक है, बोम्बार्डमेंट। क्या किया उन्होंने, एक अल्फा पार्टिकल ले लिए भाई, ये रे अल्फा पार्टिकल, और किसी हल्की सी मेटल की सरफेस पे उन्होंने उसको बम्बार्ड किया, उसके ऊपर दे के मारा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इससे टकराया तो उसमें से न्यूट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया, न्यूट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। जब हमने एक डिटेक्टर से इसका चार्ज मेजर किया तो इस पर चार्ज था ही नहीं, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज था। यहाँ पे क्या किया गया, हीलियम सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का, हीलियम ऑन वेरी थिन बेरिलियम फॉइल। बेरिलियम की एक फॉइल थी, पतली सी परत थी वही, इसके ऊपर उन्होंने इसको बम्बार्ड किया। दीज पार्टिकल्स वर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं था, और इनका मास था ना न्यूट्रॉन का, वो भी किसके बराबर था, प्रोटॉन के मास के बराबर था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हीलियम और बेरिलियम को आपस में टकरवाया गया, जिसकी वजह से कार्बन की डिस्कवरी हुई, और फिर एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकला इसके अंदर से। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन बताओ बच्चों, क्या होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में भी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज द नो चार्ज बट हैज ए मास इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन। बता चुका मैं पहले, इसलिए स्पीडली बता दिया। प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की आप पढ़ लें एक बार, ये याद करनी है आपको ही करनी है सारी की सारी। इसका न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, कितना हैवियर है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन का मास कितना है, डेंसिटी कितनी न्यूट्रॉन की, पढ़ लें आप इसको सभी को। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का, अब मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों आज से। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल, अपने टाइम में बहुत फेमस था ये मॉडल, और इस मॉडल की रिस्पेक्ट में जे थॉमसन को एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। हालांकि आज हम इस मॉडल को देखें तो ये कुछ भी नहीं लगेगा हमें, बट उस टाइम पे जिसके दिमाग की बात देखो आप, इसके माइंड में जो कैसे ये चीज़ आई होगी। सबसे पहला मॉडल है इसलिए नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है, ऐसी बात नहीं है, बट आज ये मॉडल फेल हो चुका है। देखें क्या था ये मॉडल। 1904 के अंदर क्या है, जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल के कई नाम थे बच्चों, हुई थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और इसको रेजिंग मॉडल भी बोलते हैं, कई इसके नाम हैं। यानी इसको कोरिलेट किया था उन्होंने। इसमें क्या था, सिंपल सी चीज़ है, देखो बड़ा सिंपल है। एटम को एक स्फेरिकल मॉडल मान लिया गया था, यानी स्फेरिकल एटम इज स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम को एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर माना गया था, इस पूरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ था भाई। ठीक है, पूरे के अंदर क्या भरा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बाद में ये बता दिया गया इसमें इलेक्ट्रॉन थे ना, जो इलेक्ट्रॉन्स वो इम्बेडेड थे इसके अंदर, इस तरह से इम्बेडेड थे जैसे खरबूजा देखा आपने। खरबूजे के अंदर क्या होता है भाई, रेड पार्ट होता है जो हम खाते हैं उसका, ये रेड पार्ट था मान लो खरबूजे का। ठीक है, ये देखो ये रेड पार्ट है इसका, और इसके अंदर क्या थे, कुछ बीज थे भाई। बीज तो ब्लैक ब्लैक होते हैं ना, ये देखो ये बीज थे। तो ये मॉडल इसी तरह का था। इन्होंने क्या बोल दिया कि जो ये सीड है ना, ये ब्लैक ब्लैक से, ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स, और जो रेड पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट इसका।
तो ये बताया गया था, थॉमसन ने ये बताया था आपको इस मॉडल के बारे में। तो देख लीजिए, मैं पढ़ा देता हूँ। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेड हुए हैं, इसके अंदर बिल्कुल लोकेट हुए, एक जगह पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन गड़े हुए हैं, जैसे बीज गड़े हुए होते हैं खरबूजे में, या फिर इसको खीर में जैसे दाख होती हैं, जो किशमिश होती हैं, दाख या काजू, उसको मॉडल से भी रिलेट किया गया था कि खीर है जो खीर, वो क्या है, मेरा पॉजिटिव पार्ट है, और उसके अंदर जो भी काजू वगैरह जो एक्सटर्नल पार्ट है वो क्या है, मेरा इसका नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, इस तरह से इस मॉडल को बोला गया था, इसलिए इसका नाम वाटर मेडल मॉडल भी था, या फिर मैंने बता दिया आपको। दिस मॉडल वाज कंपेयर्ड विद ए वाटरमेलन इन विच द सीड आर एम्बेडेड, और विद ए केक और पुडिंग विद रेजिन किशमिश आर एम्बेडेड। अब ये मॉडल था हमारा। इस मॉडल ने ये तो बता दिया कि देखो, इस मॉडल ने बेसिकली क्या बताया आपको, जनरली मैं बताऊं तो इसने ये बताया कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात बताई, न्यूट्रॉन का तो कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ बताई थी इस मॉडल में। इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई भाई। दिस वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, एटम की न्यूट्रलिटी भी नहीं बता पाया ये, ना ही स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बता पाया जो रदरफोर्ड ने बताए थे 1911 में। तो हम यही पढ़ेंगे, इसलिए मॉडल फेल हो गया। तो अगले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है और किस तरह से उसने इस मॉडल की कमियों को दूर किया। फिर हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।